गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। और आज का वीडियो मेरा इसका 13वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट के बारे में। बच्चों ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट पे बेस होता है। ठीक है बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे कोई चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना कर दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो बच्चों हमारा जो है वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर नोट करिए कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वोल्टेज। ठीक, दैट ट्रांसफॉर्म वोल्टेज। तो क्या करता है? सबसे पहले हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है। हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है। दूसरा होता है बच्चों जो हमारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है। इस चीज को पहले आप करिए नोट। ठीक है बच्चों, जो ट्रांसफार्मर हमारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं स्टेप अप। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और जो दूसरा वाला जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये इसका पहला काम होता है। दूसरा काम ये इसी के साथ करता है बच्चों, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल पावर को, ठीक है यहां पे नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है। कहां से कहां ट्रांसफर करता है? वन कॉइल, मतलब एक कॉइल होती है उसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, तो अदर सेकेंड कॉइल में ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, सेकेंड कॉइल होती, दूसरी कॉइल होती, उसमें ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जो पहली कॉइल होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करते हैं उसको बच्चों हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें ये हमारा ट्रांसफर करता है पावर को उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये हमारा वर्क होता है किसका? ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बच्चों आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे। ठीक है बच्चों, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल जो है क्या था, ये बच्चों आप म्यूचुअल इंडक्टेंस के वीडियो में देख लीजिएगा। तो आप यहां पर नोट करिए क्या होता है बच्चों, वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल होता है? वर्किंग प्रिंसिपल वो होता है बच्चों हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, आप में से जिस किसी भी बच्चे को म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो वो YouTube पे डाले म्यूचुअल इंडक्टेंस और साथ में मेरा जो है नाम डाले आदर्श अग्रवाल, उसमें आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको हल्का सा बात बताता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस का कि क्या था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में ये था कि हमारे पास एक कॉइल इस तरीके से था, उसको हम रखते थे और उसके बगल में किसी भी साइड में किसी भी तरीके से दूसरा कॉइल बच्चों हम रखते थे
और बच्चों इसमें हम सप्लाई करते थे करंट इस तरीके से। तो बच्चों क्या होता था, जैसे ही करंट सप्लाई करते थे तो इसके बीच में हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाती थी और वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें चली जाती थी, ठीक है। और बच्चों जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाती थी यानी निकल करके, तो इसके अंदर जो है हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। इस फिनोमिना को हम बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी फिनोमिना के ऊपर हमारा जो है ट्रांसफार्मर बना हुआ है, ठीक। इतनी बात आप समझ लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। अब बच्चों मैं आपके सामने बनाता हूं ट्रांसफार्मर और फिर देखेंगे कि उसमें जो हमारी लगने वाली चीजें हैं वो किस किस मटेरियल की बनी होती है और उनका वर्क क्या होता है और इसमें हमारा वोल्टेज कैसे चेंज होता है, क्या उसका फार्मूला होता है, कैसे हम उसको यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए ये हमारे पास कोर होता है, इसको हम बोलते हैं कोर, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास ये हो गया कोर, इसको हम बोलते हैं कोर। ये बच्चों हमारा कहलाता है आयरन कोर, आयरन कोर। और ये बच्चों सॉफ्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का होता है, इसको नोट कर लीजिए आप बच्चे। ये कोर होता है और इस कोर के ऊपर देखिए इस तरीके से हमारा एक कॉइल जो है लिपटा होता है यहां पर। और बच्चों यहां पर क्या होता है कि दूसरा कॉइल हमारा इस तरीके से दूसरी साइड में हमारा होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों अब देखिए क्या होता है कि सपोज करिए कि हमने जो है इसमें करंट को सप्लाई किया, इसके अक्रॉस एक ईएमएफ सेटअप किया। और बच्चों जो पहले जिसमें हम करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कोर, ठीक है। इधर से हमको जो है आउटपुट मिल रहा है, तो बच्चों ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। कोर लिखे, ये हमारा कॉइल कहलाता है, ये हमारा कहलाता है प्राइमरी कॉइल और ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी कॉइल। इसके ऊपर हमने जो है आयरन के कोर पे कॉइल को जो इस तरीके से लपेट रखा है, ठीक। ये हमारा बन गया ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखिए काम कैसे करता है। तो बच्चों सबसे पहले बात आप नोट करिए कि ट्रांसफार्मर जो होता है सिर्फ एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करता है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली, ठीक है, इन एसी करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। इस तरीके से क्या है, अल्टरनेटिंग करंट में हमारा जो है सिर्फ काम करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है हमारा, कई एग्जाम में आ चुका है। ये डीसी के लिए काम नहीं करता, इसको आप नोट कर लीजिए। पहली बात तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि क्यों, ठीक है बच्चों। तो फैराडे ने एक लॉ दिया था, ठीक है, फैराडे ने एक लॉ दिया था कि ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो होता है -d∅dt, ठीक है। जहां पर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ हमारा जो है यहां पर डेवलप होगा। और यही वो रीजन है जिसके कारण हमारा जो है ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में काम करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चों एसी की खासियत क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट की खासियत क्या होती है कि इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, हमेशा चेंज होता रहता है, ऑलवेज चेंजेस, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि हमने कॉइल में क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट देखिए किया और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। अब बच्चों जैसे इसमें करंट देंगे तो यहां पर बच्चों क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी यहां पे इस तरीके से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जो है करंट पे डिपेंड करती है। तो चूंकि करंट हमारा चेंज होने वाले नेचर का है, करंट का नेचर क्या है, ऑलवेज चेंज होने का, तो बच्चों उसमें डेवलप होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी हमेशा चेंज होगी, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी
तो बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा ये भी हमेशा चेंज होगा। अब बच्चों जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो बच्चों हमारा जो है यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही रीजन है कि जो है ट्रांसफार्मर हमारा अल्टरनेटिंग करंट में ही काम करता है। अब देखिए यहां पे होता क्या है, करंट हमने यहां पर सप्लाई करी, सपोज करिए I1 हमने यहां पे सप्लाई करी, इस तरीके से हमने यहां पे करंट सप्लाई करी। अब इस करंट के कारण बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहां पे डेवलप हुआ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड से हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेट होगा। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस आयरन कोर से होता हुआ इधर चला जाता है, ठीक है, वो इधर चला जाता है बच्चों सेकेंडरी कॉइल में, ठीक। अब देखिए बच्चों यहां पर करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों कोर से ट्रांसफर होता हुआ इधर चला जाता है और बच्चों ये जो जैसा इधर चेंज हो रहा है वैसा इधर चेंज होता है। अब बच्चों इस वाले कॉइल में फैराडे का लॉ काम करता है कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो बच्चों जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चेंज होता है उसके कारण इधर जो है ईएमएफ डेवलप हो जाता है, उस ईएमएफ को हम यूज कर लेते हैं। ये पूरा काम होता है हमारा ट्रांसफार्मर का, ठीक है बच्चों, ट्रांसफार्मर का। इसीलिए बच्चों ये हमेशा काम करता है अल्टरनेटिंग करंट में, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का नेचर ऐसा होता है कि वो हमेशा चेंज होता है। करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो बच्चों हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी इसमें ईएमएफ डेवलप होगा सेकेंडरी कॉइल में। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों यहां पर आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, ठीक है, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि बच्चों ये कोर से हो करके, ये जो कोर है मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है ये कोर से होकर के इधर जा रहा है, इसके साइड में नहीं निकल जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों, ये बात दिमाग में आनी चाहिए। पूछा भी जाता है खासतौर से वाइवा वगैरह में एग्जामिनर से पूछते हैं कि ये पानी तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर भी जा सकती है ना, ये कोर पाइप है हमारा, ठीक है, तो इसी के थ्रू क्यों जाता है, इसका जवाब बच्चों जो है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम जो कोर यूज करते हैं, कोर यूज करते हैं ये बच्चों हमारा सॉफ्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, इस चीज को नोट कीजिए। और जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है ये बच्चों हमारा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये हमारा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक बहुत बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को जाने नहीं देता, बात नंबर एक। दूसरी बात ये होती है कि अड़ोस पड़ोस में अगर कहीं और से भी मैग्नेटिक फील्ड उसको मिल रही है तो वो भी खींच करके अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो कहीं नहीं जा पाएगी इसके नेचर की वजह से, और सारी की सारी हमारी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, और जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेगी वो इसी के बीच में मैक्सिमम रहेंगी। हालांकि इसका लॉस होता है, किस तरीके से होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से जो है हमारा जो है यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड उधर पहुंच जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड उधर नहीं पहुंचेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, तो इधर हमारा कोई भी जो है ईएमएफ नहीं मिलेगा। ये बच्चों बात यहां पे हुई आयरन कोर की। सॉफ्ट आयरन का होता है, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने अंदर से जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को नहीं जाने देता, इसलिए हम बच्चों यहां पर आयरन कोर जो यूज करते हैं वो सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए देखते हैं, इसमें कुछ हमारी मैथमेटिक्स लगेगी, कुछ फंडामेंटल लगेंगे, उसको हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, और सपोज करिए कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे N1, ऐसे नोट कर लीजिए। ये बच्चों हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है, इसके अंदर बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है N2, इस तरीके से नोट कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, अब देखिए ये इसका एक टर्न हुआ, ये देखिए इसका एक टर्न हुआ, और बच्चों ये इसका एक टर्न हुआ। ठीक है, इस तरीके से हो गया। बच्चों यहां पर आप एक चीज नोट करिए, फ्लक्स लिंक विथ वन टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल, वो बच्चों हमारे पास है 5p। हमने देखिए इस तरीके से इसको लिख लिया। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि हमारा जो है फ्लक्स जो है एक टर्न से जो हमारा लिंक है वो बच्चों हमारे पास 5p हो गया। ठीक, इस तरीके से हो गया। और बच्चों यहां पर एक चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि हमारा जो है टोटल फ्लक्स फाई नोट करिए इसको। ठीक है, फाई हमारे पास हो गया टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी कॉइल, वो बच्चों हो जाएगा हमारा N1 इंटू 5। ठीक, देखिए बच्चों क्या है कि हमारा एक टर्न के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो 5 हमने माना, और इसमें N1 टर्न है तो टोटल फ्लक्स जो लिंक होगा वो हो जाएगा N1 5। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर फिर लिखिए EMF। ठीक है, EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, वो सपोज कर लीजिए हमारा EP है, इस तरीके से। तो बच्चों फैराडे के लॉ के हिसाब से क्या होगा, EP इक्वल टू माइनस N1 d∅ बाई dt। देखिए इस तरीके से ये हमारा इधर चला गया, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए सिमिलरली जो है सेकेंडरी कॉइल के लिए अगर हम लिखें, सपोज करते हैं कि हमारा सेकेंडरी कॉइल का जो है EMF वो है ES। ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस N2 अपॉन d∅ बाई dt। देखिए यही मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इधर जा रहा है, इधर एक कॉइल से हमारा फाई था तो इधर भी एक कॉइल से हमारा फाई है, इधर हमारा N2 टर्न है और इधर हमारा N1 टर्न है। तो एक कॉइल से लिंक इतना था, तब टोटल लिंक हमारा हो जाएगा N2, और जो EMF हमारा डेवलप हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ES इक्वल टू माइनस N2 d∅ बाई dt। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये प्राइमरी कॉइल से लिंक जो है EMF हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल से हो गया। अब बच्चों हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चों देखिए क्या होगा, EP बटे ES इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास N1 बटे N2। सिंपल सा आ गया। ठीक है बच्चों, N1 बटे N2 ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक, ये हमारा आ गया, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ES अपॉन EP इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। जिस तरीके से लिखना चाहे उस तरीके से लिख लें, ये तरीका ज्यादा सही है, क्योंकि हम सेकेंडरी कॉइल से जो है हम निकाल रहे हैं, हमको आउटपुट जो है वो सेकेंडरी कॉइल में मिल रहा है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। जरा इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से हमको मिल गया। अब बच्चों जो हमारा जो यहां पर फार्मूला निकल के आया वो देखिए क्या हुआ हमारा, सिंपल सा, कि EMF इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय EMF इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमारा EMF डिसाइड करेगा कि हमको सेकेंडरी कॉइल से कितना EMF मिल रहा है। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारा N2 बाई N1 होता है, इसको बच्चों हम जानते हैं एक नाम से, वो हमारा कहलाता है ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, ट्रांसफार्मर रेशियो के नाम से जाना जाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या होगा, अगर हमारा N2 बाई N1 ग्रेटर देन 1 है, तो इस बच्चों इसका मतलब होगा कि N2 इज ग्रेटर देन N1। इस कंडीशन में बच्चों हमारा क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। और बच्चों अगर हमारा N2/N1 जो है वो लेस देन 1 है, तो बच्चों यहां पे आ जाएगा N2 इज लेस देन N1, और ये बच्चों हमारा हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको नोट कर लीजिए। N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अगर वो कम है तो हमको यहाँ ईएमएफ कम मिलेगा, और अगर हमारे पास N2 नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्राइमरी से ज्यादा है, तो बच्चों हमको यहाँ पे ईएमएफ हमको यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। इसलिए बच्चों ट्रांसफार्मर रेशियो 1 से बड़ा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, 1 से छोटा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमारा है, इस पे भी हमारा जो है एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों यहाँ पर एक चीज देखते हैं और फिर हम करेंगे कि हमारा इसमें जो है एनर्जी लॉस कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों देखिए क्या होता है हमारे पास। आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, आइडियल सिचुएशन इन आइडियल कंडीशन, इस तरीके से लिख लीजिए कंडीशन। बच्चों हमारा जो है, सपोज करिए प्राइमरी कॉइल में हमारा जो है ईएमएफ I1 रहता है, और बच्चों करंट ईएमएफ E1 रहता है, और करंट हमारा बच्चों I1 रहता है, और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ E2 रहता है और करंट I2 रहता है। तब बच्चों हमारा एक चीज यहां पर देखिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर में पावर, ठीक है, इन प्राइमरी कॉइल, जितना प्राइमरी कॉइल में हम जो है पावर देंगे उतना ही हमें सेकेंडरी कॉइल में मिलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन का हमारा कंसेप्ट कहीं नहीं छूटता है। यहां पर बच्चों वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, लेकिन हम पावर को बढ़ा घटा नहीं सकते। एनर्जी हमेशा हमारी कंजर्व रहेगी, यानी कि जितना पावर हम देंगे प्राइमरी कॉइल में उतना ही हमारा सेकेंडरी कॉइल में हमको मिलेगा। बच्चों पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है P = VI। ठीक है, तो बच्चों हमारा P1 = P2 लगेगा। P1 प्राइमरी कॉइल में हमारा हो गया पावर, और P2 सेकेंडरी कॉइल में हो गया। बच्चों अगर हम यहां से देखें तो आ जाएगा E1 × I1 बराबर E2 × I2, E2 × I2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पे क्या आएगा, ये आएगा E1/E2 बराबर I2/I1। ये देखिए इस तरीके से हमारा निकल के आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के इस यहां से एक हमको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि जिधर हमारा वोल्टेज ज्यादा होगा उधर करंट कम होगा, और जिस कॉइल में हमारा करंट ज्यादा होगा उधर वोल्टेज कम होगा। मतलब यदि हम मान लीजिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर दे जा रहे हैं, तो मतलब इधर वोल्टेज हमने कम दिया तो इधर वोल्टेज हमने ज्यादा निकाला, तो मतलब क्या होगा कि इधर हमारा करंट जो है वो जो है ज्यादा है और इधर करंट हमको कम मिलेगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। तो 2 फार्मूले हमको मिले, अब हम उन दोनों फार्मूले को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला हमको मिला E2/E1 बराबर N2/N1, और दूसरा फार्मूला मिला E2/E1 बराबर I1/I2। ठीक है, ये हमको मिला। और बच्चों हम इसको एक साथ लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि E2/E1 बराबर N2/N1, या बच्चों हम इसको लिख दें I1/I2। बस यही एक फार्मूला है जो इसके सारे न्यूमेरिकल्स को नियर अबाउट सॉल्व कर देता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर हम आपको ये देखिए आइडियल कंडीशन की हमने बात बताई थी। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों क्या होता है, होता क्या है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारा पावर इनपुट और पावर आउटपुट कभी भी बराबर नहीं रहता। ठीक है, समझिए। अब यहां पर नोट कर लीजिए, इन रियल कंडीशंस, ठीक है, पावर आउटपुट
is always is power output is always less than ठीक है पावर इनपुट। ठीक है, जो होता है पावर आउटपुट हमेशा जो है पावर इनपुट से हमारा कम रहता है। ठीक है, रियल कंडीशन में। ठीक, और बच्चों यहां पर बच्चों एक टर्म आता है उसको हम बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो बच्चों उसको हम लिखते हैं ईटा से, और वो हमारा होता है पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट। और ये बच्चों यहां पे लिखेंगे इस तरीके से इनटू 100। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है कि इफिशियंसी जो हमको मिलती है ट्रांसफार्मर की वो बच्चों 90 से 99% तक मिलती है। डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांसफार्मर कैसा बना हुआ है। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारा कैसा बना हुआ है। अब बच्चों यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो पावर हमारा कम मिल रहा है हमको आउटपुट में, ये पावर कहां जा रही है, कहां पे लॉस हो रही है। तो बच्चों हम अब देखिए रीजन लेंगे, इसके टोटल 5 रीजन हैं, वो सारे रीजन एक के बाद एक देखेंगे। तो बच्चों अब हमारा अगला हेडिंग डालिए, अब हमारी अगली हेडिंग डालिए लॉसेस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर। अब देखिए हमारी जो है एनर्जी का जो है लॉस कहां पे हो रहा है ट्रांसफार्मर में, हम उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए इसके 5 रीजन है, पांचों को नोट कर लीजिए, एक एक मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए क्या हुआ। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बच्चों जो हमारा लॉस होता है वो होता है फ्लक्स लीकेज। ठीक है, फ्लक्स लीकेज। दूसरा बच्चों होता है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तीसरा बच्चों होता है हिस्टेरेसिस लॉस। चौथा बच्चों होता है हमारा एडी करंट लॉस। और पांचवा होता है बच्चों वो होता है हमारा हमिंग साउंड। अगर आपने कभी कभी देखा होगा किसी ट्रांसफार्मर के पड़ोस से आप निकले होंगे तो उसमें से करके आवाज आती है, वो बच्चों हमारा हमिंग साउंड होता है। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हमारा एनर्जी का लॉस होता है और इसी वजह से हमको आउटपुट 100% नहीं मिलता है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लक्स लीकेज हमारा कहां होता है। जैसा मैंने कि आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम सॉफ्ट आयरन का कोर यूज करते हैं और वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड को नहीं जाने देता। बच्चों देखिए क्या होता है क्या है, जैसे ये कॉइल बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, कॉइल के बीच से हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से भी है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारी निकल रही है। लेकिन बच्चों यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है जो इस तरीके से बनती है। ठीक है, ये सारी तो ये कोर पकड़ लेता है, लेकिन बच्चों होता क्या है, जो बिल्कुल यहां पे बनती है उसको ये कोर नहीं पकड़ पाता और वो ये वाली यहां पे नहीं पहुंच पाती। बहुत कम लीकेज होता है। ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि लीकेज कम से कम हो, लेकिन ये इतना माइन्यूट लीकेज है कि जो यहां तक नहीं पहुंच पाता और बनता ये उसी करंट से है जो इसमें फ्लो हो रहा है। तो इस वजह से ये वाला फ्लक्स इसके पास नहीं पहुंच पाता और इतना जो है हमारा लॉस हो जाता है। तो ये बच्चों पहला रीजन है फ्लक्स लीकेज का। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 100% दूसरे सेकेंडरी कॉइल में नहीं पहुंच रहा, तो इस वजह से हमारा उधर जो है थोड़ा सा पावर आउटपुट कम हो जाता है। बात नंबर 1। दूसरा बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। बच्चों क्या होता है कि ये हमारा जो है कॉइल होता है, ये किसी न किसी मेटल का बना होता है और वायर होता है।
टाइटली बाउंड होता है, काफी टाइटली बाउंड होता है, और हम इसको जो है एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं, इधर से उधर नहीं जाता। लेकिन बच्चों इसका एक सर्टेन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हमारे जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट आगे बढ़ते के लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें मूव कर रहे हैं। अब बच्चों रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा कि हमारा जो है इसके कॉइल में हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी, और जो एनर्जी का लॉस है वो बच्चों हमारा हीट के फॉर्म में हमको मिलेगा। ट्रांसफार्मर आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर गर्म होता है और उसमें आग भी लग जाती है, तो बच्चों क्या होता है कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है वहां पे हमारा पावर का लॉस होता है और हमको आउटपुट में थोड़ी सी कम पावर मिलती है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इससे ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए हमने आपको बताया कि जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा उधर करंट कम मिलेगा, जिधर करंट वोल्टेज कम होगा उधर करंट ज्यादा रहेगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं इसके लिए कि जिधर करंट ज्यादा होता है, ठीक है, इन विच कॉइल, इसको नोट कर लीजिए, इन विच कॉइल करंट इज मोर, ठीक है, वी यूज थिक वायर फॉर कॉइल, ठीक है। जिधर हमारा करंट, जिस कॉइल में हमारा करंट ज्यादा होगा मतलब वोल्टेज कम होगा, उधर हम क्या करेंगे कि थिक वायर यूज करेंगे, थोड़ा उसका डाया ज्यादा रखेंगे। उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस उसका थोड़ा कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा हीट कम प्रोड्यूस होगी तो लॉस कम होगा। लेकिन हम एक सर्टेन लिमिट तक ही उसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर हमारी अदर चीजें इफेक्ट होने लग जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये इसका एक होता है कि जिधर हमारा करंट ज्यादा है उधर हम जो है क्या करेंगे, थिक वायर को यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब बच्चों आता है हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस, और ये होएगा ही होएगा, ठीक है बच्चों, हिस्टेरिसिस लॉस। चलिए आइए बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो एसी के लिए ही काम करता है, बात नंबर 1 सुनिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है इसमें कि एसी की जो बात होती है वो क्या होता है, इसके करंट का डायरेक्शन चेंज होता है हमेशा, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज होने से फर्क क्या पड़ता है बच्चों, ये हमारा आयरन कोर लगा हुआ है, ठीक है, आयरन कोर लगा हुआ है, तो बच्चों देखिए क्या होता है, करंट देखिए एक बार इधर चलेगा फिर इधर चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे 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 होता रहेगा, यही अल्टरनेटिव करंट का नेचर होता है। तो बच्चों उसकी वजह से क्या होता है कि एक बार जो है आयरन कोर हमारा मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, मैग्नेटाइज होगा, फिर बच्चों डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है, फिर बच्चों जैसे डायरेक्शन करंट का बदलेगा फिर मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक बार मैग्नेटाइज फिर डीमैग्नेटाइज फिर मैग्नेटाइज फिर डीमैग्नेटाइज, तो क्या होता है बच्चों इसमें हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होता है। अब हिस्टेरिसिस अगर आपको नहीं क्लियर है तो बच्चों क्या करिए, हिस्टेरिसिस वाला जो है आप जो है वीडियो देख लीजिए, हिस्टेरिसिस आदर्श अग्रवाल डालिए, आ जाएगा आपको। मैंने इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, ठीक है बच्चों। इसका एक ग्राफ बनता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ग्राफ इस तरीके से होता है, ये हमारा ऐसे जाता है, ये ऐसे आता है, फिर हमारा इस तरीके से आता है। अब बच्चों ये जो होता है, जितना एरिया ये ग्राफ हमारा कवर करता है वो हमारा जो है हिस्टेरिसिस लॉस होता है, उससे हम जो है पार नहीं पा पाते हैं। और बच्चों क्या होता है, इसीलिए ये जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है ये बच्चों हमारा सॉफ्ट आयरन के लिए सबसे कम होता है। इसीलिए बच्चों हम आयरन यहां पर जो यूज करते हैं कोर के लिए वो सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, ताकि हमारा हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम हो। लेकिन हम हिस्टेरिसिस लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों अगला पॉइंट जो है इसमें वो है हमारा एडी करंट, ठीक है, एडी करंट। अब बच्चों क्या होता है, चलिए आइए बात करते हैं। एडी करंट क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। बच्चों हमने आपसे क्या बात करी कि जब कभी भी चेंज इन फ्लक्स होगा, तो चेंज इन फ्लक्स जब कभी भी होगा तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है।
ईएमएफ इंड्यूस होता है। किसमें इंड्यूस होता है बच्चों? वायर में। ऐसा आपके दिमाग में है, लेकिन बच्चों वायर किसका बना होता है? कंडक्टर का बना होता है। इसको नोट करिए, कंडक्टर का बना होता है। अब देखिए बात यहां पे समझिएगा, हमारा यहां पर बच्चों जब हमने अल्टरनेटिंग करंट इसमें दिया तो बच्चों क्या हुआ कि इसके अंदर हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ और बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा उधर गया। तो बच्चों ये जो आयरन कोर है ये भी तो कंडक्टर है, इसके अंदर भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और होता क्या है कि आयरन कोर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों उसमें भी हमारा एक करंट डेवलप हो जाता है, वो उसी में घूमता रहता है, बाहर नहीं निकलेगा, वो उसी में घूमता रहता है। जैसे सपोज करिए होता है एक्चुअली में आयरन कोर किस तरीके का होता है मैं आपको बताऊं। देखिए आयरन कोर का डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है, चौड़ा सा होता है काफी, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से हमारा आयरन कोर होता है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर हमारा जो है बाउंड होता है, ठीक है। अब बच्चों सॉफ्ट आयरन है, इसके ये भी कंडक्टिंग नेचर का होता है, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और बच्चों जब ईएमएफ चेंज होगा तो क्या होता है कि जब हमारा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस सॉफ्ट आयरन के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो करंट के फॉर्म में घूमने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो करंट के फॉर्म में जब घूमते हैं तो बच्चों वो हमारा एडी करंट कहलाता है। और बच्चों उसके कारण जो है हमारा एक्स्ट्रा हीट जो है प्रोड्यूस होती है, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो बच्चों अब इसको कैसे खत्म किया जाए? अब इसको खत्म करने के लिए हम एक आयरन कोर को जो है क्या कहते हैं, स्मॉल स्मॉल लेमिना के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, लेमिना के फॉर्म में यूज करते हैं, बात नंबर 1। दूसरी क्या होती है कि हर एक लेमिना की हम जो है इंसुलेटेड मटेरियल से कोटिंग करके रखते हैं, ठीक है। जैसे आप समझिए इतना बड़ा है, जैसे आप समझिए कि जैसे आपके पास बुक है, जैसे बुक है, ठीक है, देखिए बुक है। अब ये बुक इतनी मोटी सी लग रही है, लेकिन बच्चों क्या हुआ ये पन्नों से बनी हुई है, ठीक है। इसके एक जो है पेपर की थिकनेस देखिए कितनी है, बहुत कम है। अब देखिए ऐसे ही क्या करते हैं कि इस कोर को बनाने के लिए हम पतले पतले से आयरन कोर के पीसेस लेते हैं, उसको एक साथ रख के जो है मोटा सा कर लेते हैं। और बच्चों हर जो है लेमिना के बीच में हम इंसुलेटेड मटेरियल डाल देते हैं। बेसिकली वार्निश का यूज होता है, पेपर का भी यूज होता है। तो क्या होता है कि वो हो तो जाता है कोर्स, लेकिन बच्चों पूरा 3D में होने के बावजूद भी उसके बीच में सेपरेशन रहता है। उससे क्या होता है कि एडी करंट का जो इफेक्ट होता है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है और एडी करंट के कारण जो हमारा एक्स्ट्रा हीट डेवलप हो रही है वो कम हो जाती है, ठीक है बच्चों, ये रीजन है। तो इस तरीके से जो है हम इंसुलेटेड लेमिना यूज करके हम जो है कम कर लेते हैं एडी करंट का इफेक्ट, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट इसमें एडी करंट का रहता ही रहता है। अब चलिए लास्ट में आते हैं बच्चों, आती है हमारा हमिंग साउंड, ठीक है। हमिंग साउंड में क्या होता है बच्चों कि हमारा जो आयरन कोर होता है, आयरन कोर होता है ये बच्चों थोड़ा सा हमारा जो है इलांगेट होता है, ठीक है, इलांगेट होता है और शॉर्ट होता है, ठीक है। हीट बढ़ती है कम होती है तो उसको लगातार वो होता रहता है। और बच्चों इस इफेक्ट को बच्चों हम कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, इसका नाम है बड़ा अजीब सा है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जो है एक इफेक्ट होता है जिसमें हमारा आयरन कोर होता है वो बढ़ता घटता रहता है, हमेशा कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, लगातार होता रहता है। तो इस इफेक्ट के कारण उसमें से एक साउंड आता है लगातार, उसको हम बोलते हैं हमिंग साउंड, ठीक है, हमिंग साउंड बोलते हैं। तो बच्चों कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी साउंड एनर्जी के फॉर्म में भी जो है वेस्ट होती है, इस वजह से हमको जो है ट्रांसफार्मर में जो है आउटपुट जो है इनपुट से थोड़ा सा कम मिलता है, ज्यादा कम नहीं मिलता है, लेकिन 90 से 99% तक हमारा आउटपुट हमको मिलता है,
ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारी पूरी जो है थ्योरी ये कंप्लीट हुई किसकी, ट्रांसफार्मर की। काफी इजी टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बच्चों एक दो न्यूमेरिकल करना जरूरी होते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर देखते हैं होगा कैसे। इजी क्वेश्चन होते हैं ट्रांसफार्मर के। क्वेश्चन ये है, ए ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड 1000 टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। The voltage of primary is 200 volt and load in secondary is 100 ohm. Calculate the current in primary assuming that transformer is an ideal transformer. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको करने के लिए बच्चों हम साइड में एक जो है लिस्ट बनाएंगे कि हमको क्या क्या दे रखा है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमको N1 दे रखा है 500, N2 दे रखा है हमको 1000, ठीक है। E1 हमको दे रखा है 200 वोल्ट, E2 हमको नहीं दे रखा है, R2 हमको दे रखा है 100 ओम। R2 क्या है कि हमने कितना लोड डाल रखा है सेकेंडरी के ऊपर, मतलब हम उसको कहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास देखिए इस तरीके से आया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि करंट इन प्राइमरी कॉइल वो कितना होगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमको यहां पे इस तरीके से निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों करंट निकालना है। ठीक है, हमारे पास फार्मूले कितने हैं, फार्मूले हमारे पास गिने चुने हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक फार्मूला है E1 बटे E2 इक्वल टू N1 बटे N2। ठीक है, और दूसरा फार्मूला है बच्चों हमारे पास E1 बटे E2 बराबर I2 बटे I1। बस यही दो फार्मूला है, बाकी हम अपना जो है कुछ और होगा तो उसको यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमको निकालना है क्या है I1। तो I1 निकालने के लिए देखिए क्या होगा, I1 निकालने के लिए क्या होगा कि हम जो है इसको I1 इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास E2 I2 बटे E1। ये हमें इतना मिल जाए तो हमारा I1 निकल आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए E2 बटे E1 ये हमें निकालना है। तो देखिए हम यहां पे यूज करेंगे पहले इसको। तो देखिए E1 हमको दे रखा है 200 वोल्ट, हमने ऐसे लिख दिया। E2 हमें पता नहीं, N1 है हमारा 500, N2 है 1000। तो बच्चों ये हमारा कटा आया 2, तो E2 आ गया बच्चों हमारा 400 वोल्ट। ठीक है, E2 400 वोल्ट आ गया, इसको हम यहां पर नोट कर देते हैं। तो ये हो गया 400 वोल्ट। अब बच्चों हमें निकालना है I1, और I1 के लिए हमें I2 पता होना चाहिए, जो कि हमको यहाँ पे दे नहीं रखा है। लेकिन बच्चों हमको घुमा करके एक चीज दे रखी है, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, एक फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास होता है V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से आया है बच्चों। हम यहाँ पे लिखेंगे E2 इक्वल टू I2 इंटू R2। इस फार्मूले के सिमिलर हमने यहाँ पे ये लिखा बच्चों। E2 हमारा निकल के आया है 400, I2 हमें निकालना है, और बच्चों R2 हमको क्वेश्चन में दे रखा है, वो है हमारा 100 ओम। और बच्चों यहां से बच्चों I2 हमारा निकल के आया वो आया 4 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए I1 हमें निकालना है, हम I1 बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो I1 आ गया, E2 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 400, I2 बच्चों आया हमारे पास 4। ठीक है, और E1 हमको 200 दे रखा है, ये गया कट आया 2। तो बच्चों I1 है हमारा 8 एम्पियर का। ठीक है, तो हम करंट जो है ज्यादा दे रहे थे, करंट कम निकाल रहे हैं, इसका मतलब वोल्टेज हमें ज्यादा मिल रहा है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने चाहिए, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, हमें ध्यान रखनी चाहिए, इससे हमारे न्यूमेरिकल्स ट्रांसफार्मर के हो जाएंगे। चलिए बच्चों अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, वो हमारा आज के वीडियो का आखिरी न्यूमेरिकल होगा। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी इजी है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन ये है, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू रिलीज द मेन सप्लाई फ्रॉम 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट. If the current in primary coil is 5 ampere and secondary is 90 ampere, what is the efficiency of transformer? ठीक है बच्चों, इसमें हमको ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालनी है. तो बच्चों देखते हैं क्या होगा. सबसे पहले काम यही करना है कि हमको जो दिया है वो हम नोट कर लेते हैं. तो बच्चों हमको E1 दे रखा है 220 वोल्ट, E2 दे रखा है 11 वोल्ट, I1 दे रखा है बच्चों हमारा, वो हमको दे रखा है 5 एम्पियर, और I2 हमको दे रखा है वो है 90 एम्पियर. हमको निकालना है एफिशिएंसी. ये हमारा पहले एक चार्ट बना लिया, देखिए इससे काफी हेल्प मिलती है. अब बच्चों एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो लिखिए. सबसे पहले एफिशिएंसी है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट इनटू 100. ठीक है बच्चों, पावर आउटपुट होगा हमारा E2 I2, पावर इनपुट होगा E1 I1 इंटू 100. E2 बच्चों है हमारा 11 वोल्ट और ये है I2 हमारा 90 है, डिवाइडेड बाय 220 इंटू 5 इंटू 100. हमको देखिए कुछ नहीं करना है इसमें. ठीक है, ये देखिए 90 से गया कट ये, और ये कट के बच्चों आ गया हमारे पास 2. तो बच्चों हमारे पास नीचे आया वो आया 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10. ये गया इससे कट, तो एफिशिएंसी हमारी आ गई 90%. ठीक है बच्चों, ये हमारी एफिशिएंसी इसकी निकल के आ गई. बच्चों ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ट्रांसफार्मर के. इसमें कुछ नहीं होता है. इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, तो मेरे ख्याल से अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपसे ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल या क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ठीक बच्चों, इसी के साथ बच्चों आज का ये वीडियो मेरा कंप्लीट होता है. अब बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे एसी जनरेटर के कंसेप्ट के साथ, और वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का आखिरी वीडियो होगा. तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में. ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.